जुनून से और इश्क से। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना गुलाम आरिफ और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पब्लिक। नाजरीन, हर साल पाकिस्तानी कौम योम आज़ादी इंतहाई जोश और वलवले के साथ और इंतहाई अकीदत के साथ मनाती है। ये आज़ादी कैसे मिली, किन मसाइल का सामना करना पड़ा, मुसलमान पाको हिंद के जो थे उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी, और तकसीम हिंद के बाद जब वो पाकिस्तान हिजरत करके पाकिस्तान में आए हैं मुसलमान, उनको क्या क्या मसाइल का सामना रहा, किस जद्दोजहद से ये मुल्क आज़ाद करवाया गया और क्या काविशें थी। हमारे साथ बुज़ुर्ग मौजूद हैं, सैयद नुसरत शाह साहब, जो जिन्होंने पाकिस्तान बनते देखा अपनी आंखों से, और इन्होंने हिजरत की और ये जंग तशरीफ़ लाए। इनसे आज जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने तहरीक आज़ादी के बाद क्या क्या देखा, किन मसाइल से गुजरे, कैसे हालात थे। इनसे बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने पाकिस्तान बनते कैसे देखा। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, ये बताएं कि आपने पाकिस्तान बनते देखा। हाँ बिल्कुल। तकसीम में जब पाकिस्तान बना है उससे पहले क्या हालात थे? उससे पहले जी जुलूस निकलते थे और कहते थे पाकिस्तान लेके रहेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। जब खिजर साहब के मुतालिक कोई लफ्ज कहें थे तो पुलिस हरकत में आवे थी और मारे थी। जो बच्चे थे, हम लड़के जवान, उन्हें छोटी छोटी छटियाँ थी उससे मारे थे और बड़ों को भगा दे थे। बस जब खिजर का नाम लें थे और सख्त अल्फाज कहें थे। बहरहाल हमारे एक अजीज थे पुलिस में, फौज में कर्नल, वो हमें सबको यहाँ ले आए। रास्ते में एक अजीब दर्दनाक कई वाक़े देखे। एक वाक़या ये हुआ कि कर्नल साहब खुद गाड़ी चला रहे थे, अजलाल हैदर जैदर के दादा उनके साथ बराबर बैठे थे। वो उन्हें साहब कहते थे, वो इरिगेशन के ऐसे रिटायर्ड थे। तो एक फौजी नीचे से आ रहा था सड़क के, तो कर्नल साहब ने गाड़ी रोक के कहा, तुम वहाँ क्या लेने गए? उसने कहा कि जी जो काफिला ये आ रहा, गुजर रहा था, काफिला बहुत बड़ा था, एक औरत के बच्चा पैदा हुआ है, वो उसने कपड़े में लपेट के, वो मर गया, वो कपड़े में लपेट के झाड़ियों में रख के आया मैं। तो साहब ने, उन्हें साहब कहते थे, गुलाम शबीर नाम था, उन्होंने कहा वेरी सैड सैड, 2 दफ़ा कहा। बहरहाल हम इस तरह मॉडल टाउन लाहौर आ गए, रहे। दूसरे दिन या तीसरे दिन, दूसरा दिन था मेरा ख्याल है, या तीसरा दिन, तो ये पता चला कि कायदे आज़म तकरीर करेंगे यूनिवर्सिटी ग्राउंड में। अब हमें क्या पता था यूनिवर्सिटी ग्राउंड कहाँ। हम 2-3 छोकरे सारे वहाँ गए। जब हम गए तो हम स्टेज के ज़रा नज़दीक में थे। कायदे आज़म साहब तशरीफ़ लाए। उन्होंने पहले तो अंग्रेज़ी में तकरीर करी, वो की गुफ्तगू, वो तो भाई अल्लाह जाने क्या, वो तो एक बहुत उनका लैंग्वेज। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आप कहें तो मैं उर्दू में कहूँ। तो लोगों ने, जो स्टेज पे बैठे थे, बहुत आदमी था, लाखों की तादाद में, जो स्टेज पे थे वज़ीर आज़म सारे, उन्होंने हाथ ऊपर किया, बोले नहीं। उन्होंने वो कागज़ रख के अंग्रेज़ी में, उर्दू में बात की और ये कहा कि मुझे, मेरे इल्म में नहीं था ये जो कुछ तो खून और इतना हुआ है, मुझे बड़ा दुख है। अच्छा, इतने आदमी 2-3 लाख न खामोश सुनते रहे। उन्होंने और ये बात की कि पाकिस्तान इस तरह, पाकिस्तान।
वो तो सारी, लेकिन एक बात जब उन्होंने की ना कि मेरे इल्म में नहीं था कि इतना खुश तो खून होगा, और तो वो आदमी बहुत वो हुए। वहाँ से आए जी तकरीर सुन के, बस फिर अब फिरते फराते आते जाते। उस वक्त यह थी कि जो गवर्नमेंट मुलाजिम थे, जब वो अदालत वहाँ जामे थे सेक्रेटरीट में और कहें थे हम फलां पोस्ट पे हैं, उन्हें उसी वक्त अपॉइंटमेंट ऑर्डर दे देते। तो मेरे भाई इरिगेशन में थे, हम उन पे मुरीद के चले गए, फिर ऐसे आके झंग आ गई अपना। चूँकि हम ज़िम्मेदार हैं, हम लोग ज़िम्मेदार अपनी ज़मीनों की हिफाजत करता है, और वो नहीं भाई। यहाँ 50-51 में ज़मीनें मिलने लगी, ये अलाटमेंट कराई मैं हुई, क्लेम दिया अलाटमेंट दो हर मौजे में है, झंग चनियोट रोड, झंग सरगोदा रोड, झंग टोबा रोड, ये ज़मीनें वहाँ है मौजाबाग वगैरह में। बस फिर हम यहाँ रहे और इस तरह। लेकिन वो जो ज़माना है ना, जो माजी का था इंडिया में, वो एक अजीब थी। उस वक्त उनकी बूढ़े आदमी थे, मकान कच्चे थे, आदमी पक्के थे, जी जी। जबान के, आँख के, हाथ के। जिस गांव में शादी हो जाती वहाँ वो आदमी कोई गलत बात वो नहीं करे था कि हमारी बेटी आई यहाँ और ये सेरा बांध के मारे आया था। वो ज़माना बड़ा अजीब था। अब वो ज़माना याद तो बड़ा हुए, मकान कच्चे थे, आदमी बिल्कुल पक्के थे, हर तरह के। भाई अब तो रजिस्ट्रियाँ लिखवावें, सब दूसरे दिन भूल जाओ, मुकर जाओ। जी जी जी। और पहले जो थे वो कहते कि जबान होगी, वो जबान से नहीं फिरे थे। और वहाँ इतना सस्ता था ये। हमारे घर जो एक भैंसा थी, एक भैंस 25 रुपए की थी, और ये क्या कहें बकरे बकरे 70 नहीं 60 नहीं तोबा 10 12 14 15 में मिले थे। वो जमाना गोल्डन वो टाइम था। अब तो इतना महंगाई है कि हर आदमी, बस क्या कहूँ, मिडिल क्लास का आदमी भी नहीं रह सकता, अब तो बड़े से बड़ा भी नहीं रह सकता। महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी। देखो बात सुनो, बाकी मुंतशिर हो गए। वहाँ थे एक जी जी। आबाओ अजदाद के, अगर किसी की ताल्लुकात थे किसी से और वो मर जा था, उसकी औलाद उसी तरह उनसे मिले थी, गमो खुशी गमी में। जी। और दादा पोता पड़ोता, वो कहते कि हमारा दादा, और ये जमीन नहीं वो बेंचे थे कि इसमें हमारे बाप का नाम है, दादे का नाम है, कौमी नाम है, हम ये बेचते नहीं, हम नलायक करावेंगे। अब तो लूट लो साकी मजे को सार के, फिर कहाँ तुम और कहाँ फसले बहार। क्या बात है जी, वाह जी वाह। अब तो ऐसा हो रहा, तहरीर लिखवावें अस्टाम, अगले दिन कह दें। अब जो आदमी शुरफा हैं उनके लिए ये वक्त जो है ना, बस कठिन है। कठिन, बिल्कुल कठिन हो गया है। अच्छा जी, ये बताएं, आपने पाकिस्तान जब बना, आपकी मोहतरमा फातिमा जिन्ना से भी कोई मुलाकात? मादरे मिल्लत तो यहाँ भी आई। और एक सबसे बड़ी बात मैं कहूँ, मेरे दादे ने ज़मीन दी थी ये वहाँ, उसमें स्कूल बना था। अभी देखो स्कूल का नाम ही भूल गया। बहरहाल है क्या, आर्या स्कूल। आर्या स्कूल। उसमें उन्होंने, मेरे दादे ने ये शर्त लिखवाई थी कि जो मेरा आइंदा बच्चा पढ़ेगा वो फीस से मुस्तस्ना होगा। आर्या स्कूल उन्होंने बड़ा बनाया था, बाकी 3 तरफ हमारी जमीन थी।
हम वहाँ नहीं पढ़े, हम सारे भाई गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े। सही बात। हाँ, और वहाँ उस वक्त तो सिख और हिंदू, मुसलमान ताकतवर था। ये मुसलमान उस वक्त हमने तो कभी देखा नहीं कि कोई मुसलमान। और इसमें जो 2-3 कौमें थी, राजपूत बहुत दलेर कौम है, बलोच राजपूत, राजपूत दलेर आदि कौम है। और ये शहीदों की भी हिफाजत करे थे। हाँ हाँ, तो ये बात ये है कि अब यहाँ आके अफरा तफरी सी है। 50 से हमें जमीन ना मिली, मैंने ये जमीन क्लेम दिए, मेरे बुजुर्गों ने जमीनें अलाट कराई मैंने। अब बस अल्लाह अल्लाह। मादरे मिल्लत के हवाले से हाँ, आपकी मुलाकात हुई मादरे मिल्लत आइया जंग में। यहाँ, तो उनके नज़दीक से देखा, अच्छी तरह सुना। सिकंदर मिर्जा आया, एक दिन आए, तशरीफ लाए, उनके साथ तो हाथ भी मिला लिया था, सारे जामे थे। तो ये बात उस वक्त, ये जो महाजर थे ना, ये यहाँ ज्यादा थे और महाजरों की अक्सरियत थी। और जो बड़े आदमी यहाँ लोकल थे वो बड़े थे। जब मादरे मिल्लत स्टेज पे बैठी थी तो जो ऊपर वहाँ बैठे थे ऊपर, उन्होंने कहा, जब आना कर ये आए बड़ा, उन्होंने कहा ये दोबारा आएंगी। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं वादा नहीं करती, वक्त मिला तो मैं आऊंगी। उसकी उनकी तरदीद कर दी उसी वक्त। और बस ये सारे। और ये गांधी जी, हम स्कूल में वो मिला रिसेस का टाइम, जी जी, मैं और 2 पठानों के छोकरे हम खड़े थे, हमें पता चला गांधी जी आ रहे। हम स्कूल था गवर्नमेंट स्कूल, आउट ऑफ सिग्नल पे। उन्होंने आके ठहरना था रेलवे स्टेशन के सामने, वो बाई रोड आए थे। ठीक है। अब हम तो ये सारे छोकरे थे, उन्होंने कहा जी हम गांधी जी को देख के हम सारे दौड़े। और जवान छोकरे थे, दौड़े ही थे, और कोई सब रहते वो करे थे। वहाँ मैं और ये हम, एक राजपूत लड़का था और एक पठान, हम तीनों उसके गांधी जी के पास चले गए। गांधी जी ने कोई मुतनाज़ा बात नहीं करी, वहाँ जो आदमी खड़े थे कोई ऐसी बात नहीं करी कि जो मुसलमानों के खिलाफ हो। बस यही कहा तहरीक का कि हिंदुस्तान वो बनेगा, ये बनेगा। हाँ, कोई मुतनाज़ा बात नहीं की। बस फिर जब हम लोगों ने कहा कि टाइम हो गया रिसेस का, फिर हम दौड़ के जाके स्कूल में बैठ गए। कायद आजम की शख्सियत कैसी थी? क्या बात है, ये बात है। आदमी इतनी देर तकरीर करी, वहां जो स्टेज पे ऊपर बैठे थे, जब उन्होंने ये फरमाया कि मैं, अगर आप कहे तो मैं उर्दू में तकरीर करूं, ना किसी ने नारा मारा इस तरह और ना कोई बोला ऐसा जैसा चुप हो। सारे आदमी, चाहे 3 लाख थे, 2 भी थे, गुने में तो थे नहीं, तो वो खामोश सुन। जो ऊपर स्टेज पे बैठे थे वजीर आजम और ये, उन्होंने हाथ ऊपर किया था, जबान उन्होंने भी नहीं हिलाई थी, ऐसे सज्जा हाथ ऊपर कर दिया। उन्होंने वो कागज रख दिया था। वो मैं हैरान एक बात में हूँ कि इतनी देर कायद आजम ने तकरीर करी, कोई आदमी कुछ का नहीं उठा, नहीं बोल। और एक अजीब और नई बात है कि जब वो तशरीफ ले गए, लोग कुछ देर बैठे रहे, हिले ही नहीं। अच्छा। हाँ, उसमें सबसे बड़ी बात हम बैठे रहे। वो क्या वजह थी? सारे रंग रबला थे, हम तो खड़े हो जाते। कोई ऐसा रोब पड़ा उनका सारों पे। नए नए हम आए हुए थे,
सख्ते में क्यों आ गए थे जब बैठे रहे वहां पे कायद आजम की तकरीर के बाद? हाँ, नहीं कोई रो भी ऐसा डला। अच्छा। वो मेरे यार जैसे वो उठे थे, बल्कि वो तो जरा बंद करते हम उठ जाते। हम तो ऐसा था जैसा कोई सख्ते में हो, सख्ते में थे, आंख तो झपके नहीं थे मेरे यार। यानी कि उनकी गुफ्तगू ऐसी जानदार थी। शख्सियत ऐसी, शख्सियत भी और गुफ्तगू भी हाँ। कमाल। और फिर हमने नारे मारे थे। एक दफा जब ये कहा ना खिजर साहब के मुतालिक कहे थे, ये वजीर आला थे, तो पुलिस ने उनके पास छटियां थी, वो छटियों से मारे थे छोकरों के कमर में। एक तो मैंने खा ली। अच्छा। जब वो मारने लगा मैंने वो छटी पकड़ ली और मैं बोल पड़ा पुलिस उसके सिपाही के आगे, और वो जो मेरे साथ थे वो भी बोल पड़े। वो सारा सिपाही डर गया। अच्छा। हाँ, जब सारे हम बोले तो ये वो जमाना एक गोल्डन टाइम था। यस, बिल्कुल गोल्डन टाइम। हाँ, दूध का। और एक और है कि उस वक्त हिंदू मुसलमान, जब मैंने होश संभाली तो कोई नफरत नहीं थी। शादियों में आवे थे, जो हिंदू आवे थे उनका खाना वहाँ हिंदुओं के करते थे। ये मेरी हमशीरा बड़ी की शादी हुई, मेरे बहनों वो सेक्रेटरी थे, जो उनके साथ आदमी आए, उन्होंने कहा 4 थे कि 5, उनका खाना अलग हुआ था। और जो मुसलमान थे वो तो गोश्त का हलवा। और ये बहरहाल वो जमाना जो था ना, उसकी क्या बात है, वो याद बड़ा आवे, वक्त याद आवे। उसमें कोई फिरका वारियत नहीं थी। हमें पता ही नहीं था कि हम शिया हैं कि सुन्नी। जब ये जुलूस निकले थे तो सुन्नी भी साथ होते। और सबसे बड़ी बात है, उस वक्त बिजली तो थी नहीं। ये जो तेल बनाते थे, ये शम्मा बना लेते। रात को तमाम आदमी अक्सर तेल वाले वो शम्मा बना के जुलूस के साथ जामे थे, और वो जुलूस ऊपर कर देते। और ये ताजिए सुन्नियों की मस्जिद में से निकले थे। हमने तो कभी देखा नहीं किसी ने रौला डाला हो। सही सही। ये तो अब अजीब वक्त है ये, जिससे हम लोग जिन्होंने वो वक्त देखा है प्री पार्टीशन, जी जी, वो आदमी आज इस वक्त को, अब मैं क्या कहूँ अपने अल्फाज, एम करी रौला पड़ जाओ जी। नहीं, ये वक्त और वो वक्त में बड़ा फर्क है। वो इंसानियत का वक्त था। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये अफरा तफरी का वक्त है ना। जब भी अब ये जमीन ना ठेके पे दी, वो दुकाना अस्टाम भी लिखे, सब भी लिखे, और फिर किराए के लिए मैं पीछे पीछे फिरूं। जे मैं लड़ूं बोलूं कैसे ये सख्त है, हमारे वास्ते ये बड़ी मुसीबत है। और मैं एक हैरान हूं आज कि वहां ना हम इतने अरसे रहे, सिखों से डरे, वो आवे थे, मैं उनके, तरलोचन सिंह मेरा दोस्त था, हम किले में को जामे थे कभी नहीं, बल्कि सिख डरे थे। और गुरु नानक के जब वो होती बरसी तो वो मुसलमानों को बुलावे थे, और वो मुसलमान, हाँ, मैंने अपनी मजलिस में एक सिख देखा। अच्छा। और जब गुरु नानक का होता दिन तो मुसलमान होते। मेरे चचा गए थे, मैं उनके साथ गया था, तो वहाँ उन्होंने कहा था असल गुरु हुसैन है। ये गुरु नानक की बात है, असल गुरु हुसैन है, और न है को ऐसी मरनी मर गया जो सुने सरो। ये उनकी किताबों में है कि क्या। अच्छा, ये बताएं कि जब इत्तेफाक से रहते थे, हाँ, हिंदू मुसलमान सिख, हाँ, एक दूसरे का एहतराम भी था, एक दूसरे के मजहबी त्योहारों में भी जाते हाँ, थे। ये बंटवारे के टाइम क्या मसला बना कि नहीं, जो वो शुरफा थे, जी जी, वहां किसी ने, सिख ने
या हिंदू ने, क्योंकि वो जाने थे हमें सारी उम्र सारे वो करते रहे ताबेदारी। ये जो बाहर से आए थे ना, वो फिरे थे काफी, ये टोलियों की वो शक्ल करे में। थे। टोलियों की शक्ल में हाँ हाँ, टोलियों की शक्ल में ये वो मारे थे। सही। और लोकल तो वाह वाह भाई वाह, वो सारी उम्र तो पिटते रहे। जी जो वहां के सिख थे, वहां के, क्योंकि वो तो खेती भी नहीं करे थे, दुकानदारी भी नहीं करे थे, पता नहीं सब रे कहाँ से खावे थे। तो मैं कई दफा तरलोचन सिंह से पूछा, लेना तुम खेती करें ना, लेना लेना सारे खावे कहाँ से, ये अल्लाह जाने, क्योंकि हम तो जामे हमें थे। कोई वो इतनी बात नहीं थी, हम डरे है, हम तो वहां पावरफुल थे, हिंदू मारे से काम पेन थे। सही है। जो ये कौम में दिलेर थी, अब मैं कहना नहीं चाहता साथी, राजपूत और ये, बस इनका इतना बड़ा कि राजपूत और ये इनसे डरे थे। आज की नौजवान नस्ल को या पाकिस्तानी कौम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं ये देना चाहूं कि इत्तेफाक में बड़ी बरकत है, बिल्कुल। और हम लोग अगर हम कोई ये मजहबी और कोई किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं, अपने आराम से कारोबार करें, नौकरियां करें और एक रह के रहें, इत्तेफाक से रहें। हैं इत्तेफाक जो है ना, बहुत बरकत है इत्तेफाक में। जिन जिन आदमियों में, जिन कौमों में, जिस घर में इत्तेफाक हो, वो तरक्की करता है। बेशक, हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, अब तो ये समझ नहीं आती। ये वक्त वो है कि बैठे रहो चिराग तले, अंधेरे माँ, कि तुम बज़्म को देखो, तुम्हें न देख सके। शुरफा का ये वक्त है आज, क्यों भाई मौलवी? बेहतरीन, बिल्कुल आज कि ये वक्त वो है कि बैठे रहो चिराग तले अंधेरे माँ, जी जी, कि तुम बज़्म को देखो, तुम्हें न देख सके। अब तो वो हमारी तो समझ में आता नहीं, बेशक। पहले हर बात समझ में आवे थी। अब मैं बताऊं था, और आज का जो दौर चल रहा है वो तो वाकई गोल्डन टाइम नहीं, था। अब पहला वक्त और आज के दौर में का मुकाबला नहीं हो सकता। वो वक्त था इंसानियत का। जी, मैं वो तभी तो कहा कि अगर तालीम नहीं थी, वो बुजुर्गों के जब मंजे होते, मंजे में बैठे, जो पैंतियों बैठे थे और सलाम करे थे मोहल्ले में, कोई हो, ताया, चाचा, मामा, वो जिसका दोस्त होते, उस रुतबे से उन्हें बुलाया करे थे। सही है। अलग वतन क्यों बनाया? ये चाहे वो वतन एक था, जी जी, लेकिन फिर भी हमारे वो अपने मुर्दे को, यही तो कहा था कि हमारे में इनमें क्या फर्क है, हम अपने मुर्दे को दफनाते हैं, ये जलावें, हम तो काम करें कि अल्लाह हमें बहिश्त में भेजिए, दोजक से बचाइए, यहाँ ये दोजक में जोड़ दें एक। और वो फिर भी मुसलमान और भी बहुत अच्छा, गाय को ये पूजे, गऊ माता के हैं, हम खावे, हमारा उनका तो नहीं, हर तरह से बहुत फर्क है। मजहबी तौर पे वो बुतों को पूजे, बुतों से तुझको हम उम्मीदें, खुदा से ना उम्मीदी, मुझे बता तो सही, और काफरी क्या है? बेशक, क्यों? बेशक, बिल्कुल। आज के नौजवान को पैगाम क्या देंगे आप, नौजवान नस्ल यार को? जाने दे मेरे यार, ये सवाल तो आपने कर दिया। आजकल ना हया है, ना शर्म है, ना बड़े की ना छोटे की। उस वक्त चाहे कोई होता मजहब में, उसकी अदब करें थे। अब तो अब के यार मुझे ना कह रहा, वैसे तो मैं कहूँगा, मैं डरता नहीं। सही है। लेकिन इस वक्त जो है, देखो, सबसे बड़ी चीज माँ होती है। माँ औलाद को दर्स देती है, पालती है, समझाती है,
और बाप साया है, उसे देखता है। अब तो माँ भी फैशनेबल, अब यार तुम मुझे, और बाप भी। उस वक्त फैशन फूशन नहीं थे, जी, सादगी थी। सादगी थी। अच्छा, अब किसी को क्या कहेगा जब बाप भी ऐसा, बेशक। बाप भी माँ भी। असल चीज, अब मैं आपको एक मिसाल दूं। मैं जब जाने लगा कच्ची स्कूल में, कच्ची जमात में था, तीसरे दिन मैंने तख्ती नहीं लिखी। जब मैं घर आया तो मेरी वालदा बैठी थी उस पे चूल्हे पे। उन्होंने कहा तुमने स्कूल का काम नहीं किया। मैंने कहा नहीं बीबी किया। मुझे को तो झूठ बोल रहा, तेरी जुबान पे आग का कोला रख दूंगी और मेरी नजरों से चला जा। हम चले गए। जब मैं दूसरी में हुआ तो हमारे घर वहाँ जहाँ मोहल्ला था, उसमें हमारे दादे परदादे सकट दादे की औलाद थी। मोहल्ले में, वहाँ मोहल्ले थे, हर कौम का अलग अलग मोहल्ला था। ये नहीं था मिक्स बैठे बराबर बराबर, वहाँ अलग थे। तो जब मैं दूसरी में हुआ तो हम लोग जरा, ये जो जिम्मेदार देहाती और शहरी में फर्क है, और हिंदू में और मुसलमान में फर्क है, बिल्कुल। फिर कौमों में राजपूत में और बलोच में फर्क है। ये दिलेर कौमें हैं, सही। ये लड़ने मरने से नहीं डरती यहाँ। अच्छा, तो जब मैं आया तो मेरी वालदा, ये हमारे सहन में पौधे लगे हुए थे, तो वो फूल अपने देख रही थी। मुझे कहा इधर आओ इधर आओ, मैं चला गया। उन्होंने कहा कि आपकी शिकायत आई है। मैंने कहा नहीं बीबी, कि तू झूठ बोल रहा। मैंने कहा नहीं बीबी, कि जो बच्चा झूठ बोलता है उसके मुंह में से बदबू आती है, स्मेल, तेरे मुंह में से क्यों आ रही? उंगली करके मैं समझा माँ कह रही, सच्चू ही आ रही। मैंने अपना मुंह बंद कर लिया। उन्होंने कहा कि अब तुम्हारी जुबान पे छाले पड़ेंगे। आज मैं 90 से बहुत ऊपर हूँ। मेरे जहन में कुंदा है कि जो आदमी झूठ बोलता है उसकी जुबान से, उसके मुंह से बदबू आती है। अब मैं फेल हूँ, जी जी। ये वक्त मेरा नहीं। अब जब बच्चा पैदा हो, उसकी माँ कहे बेटे जे तू झूठ बोल रहा तो मेरा, और नहीं नहीं, अब जो उसे पैदा होते ही सब को कह दे कि जो झूठ बेटा बोला। माँ जो देती है दर्स, बच्चे को समझाती है, वो बूढ़ा होता तक कुंदा हो जा, उसके जहन में लिखा जा कि वो माँ ही असल उस्ताद है। बेशक। और वो जब कोई शरारत होती तो कहें थे। अब हम ऐसा समझे कि जो यहाँ लड़ाई हुई बाहर, ये जाके घर कह देगा, घर वाले इसके सामने हमें मारेंगे। बिल्कुल। जब वो कहते थे कि शिकायत तुम्हारी क्यों आई, अजय कहते नहीं, अब वो जो शिकायत लेके आया वो समराबाद पास खड़ा और वो उसे धमका रहे। तो ये भी एक उस वक्त बहुत डर था, शिकायत नहीं सुने थे। अब जब अरे बस सुन तो मौलवी, अब जब कोई शिकायत ला के जा, वो कहे हमारा बच्चा ऐसा है ही नहीं, ये तो बड़ा नेक है। जी जी। अब वो उसके गले पड़ जाऊं क्यों? बिल्कुल। हाँ। अच्छा, इस वक्त जो ये कोई ऐसा गलत काम होता, वो हर चीज देख के करें थे। चोरियां तो होती। अच्छा, ये बताएं कि जब पाकिस्तान बना था, आप उस वक्त कहाँ पे थे? कैसे पाकिस्तान आए? क्या घर का माहौल था? मैं समझ गया। क्या छोड़ के आए वहाँ पे? कैसे जमीन छोड़ के आए, घर छोड़ नहीं, घर के क्या माहौल था जब पता लगा घर छोड़ने जा रहे हैं? नहीं नहीं, उस वक्त जज्बा ही ऐसा था, ऐसा जज्बा था। वैसे को खेतों में को मारे गुजरे था, उससे पूछ लेते, ये राजपूत और ये सारे जो जिम्मेदार। तो यहाँ जब मैं आया जमीन ली, अब तुम कहेंगे, मुझे पता चला ये जमीन, मैं ये मेरे अपने कुएं पे घर बनाया,
सबसे पहले लाइन अफसर की भैंस आई। मैंने अपने नौकरों को बड़का पकड़ ले, उन्हें बांध ली। वो सब थोड़ी देर के बाद एक सिपाही आया वर्दी में। मैंने उसे बुलाया अपने, बे तू क्या ले भैंस का? मैं नहीं लूँ था, जो पकड़ के लावे था नौकर बोले था। उन्हें कहा जी 200 रुपए। मैं कैसे 400 ले वर्दी में आया। अच्छा, खैर जी वो वाकिफ निकला। मेरा शोरकोट में पेट्रोल पंप है, वो वहां रहा था। और जब वो सामने आया मैंने कहा जी वह दे दिया। फिर एसी साहब की कोठी है सामने, वो एसी साहब की कार आ गई ना, वो भैंस फिर पकड़ ली। एसी साहब आए तो मुझे शर्म आई। मैंने, उन्होंने कहा भैंस रखो, हमारे दोनों वक्त दूध बेच दिया करो। मैंने कहा जी नहीं, एक वक्त तो दिया, अगली दफा भैंस बेच दी। वो आंख में लिहाज थी, बिल्कुल। अब आंख की लिहाज चली गई। अब मेमा सी हो गया। अपने बच्चों को नहीं कुछ। अच्छा जी, ये बताएं कि हमारा आपका आखिरी सवाल है आपसे कि आप आज के पाकिस्तान को जो आज हम देख रहे हैं मौजूदा हालात में, क्या पैगाम देना चाहेंगे पाकिस्तानी अवाम को? मैं दुआ कर रहा अल्लाह से, पंचल पाक से, कि या अल्लाह हमारा मुल्क बसता रहे, आमीन, खुश रहे, आमीन, शादाब रहे। और एक ही है जो फैशन में आ गई है, अल्लाह इन्हें हदायत दे। बेशक। जो ये और चाहे, अब ये मैं कहना नहीं चाहता, अब कह ही दूं। अब जुबान पर बात, औरतों मर्द और जन, इन्हें इंसानियत की है हदायत दी। आमीन, बिल्कुल। उस वक्त इंसानियत थी, अब पैसा है और ये शोशा है। बस अब तो बताओ क्या कहे। जी नाजरीन, जैसा कि आपने सुना कि इंतहाई दिलचस्प और बड़ी जीरक गुफ्तगू की है नुज़र शाह साहब ने, और इन्होंने आज के और उस दौर के लोगों के हवाले से, लोगों के रवैये, उसके हवाले से जो बात की, बहुत खूबसूरत। कि उस दौर में कच्चे मकान हुआ करते थे लेकिन लोग पक्के थे। आज के दौर में मकान तो पक्के बन गए लेकिन लोग कच्चे हो गए। हाँ। और जो हमारी नौजवान नस्ल को और हमारी पाकिस्तानी कौम को बड़ा खूबसूरत पैगाम इन्होंने दिया है कि इत्तेफाक में ही बरकत है। कौमों में किसी भी तकसीम में, सूबों में तकसीम होने की बजाय एक कौम बने, मुत्तहिद बने, हाँ। ताकि मुल्क तरक्की करे, हाँ। और पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन हो। इसी में पाकिस्तान का भलाई है, इसी में पाकिस्तानी कौम की इज्जत है, इसी में मुल्क की इज्जत है। इसके साथ ही अपने मेज़बान राना गुलाम आरिफ को इजाज़त दीजिए। तब आइंदा किसी नए टॉपिक में और नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।